ट्रेडिशनल अप्रोच में सबने याद कर रखा है. रियल अकाउंट इन्वॉल्व ऑल दोस टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स विच आर बेस्ड ऑन टेंजिबल इंटेंजिबल. फॉर एग्जांपल लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी. एग्जांपल ऑफ टेंजिबल. इंटेंजिबल पेटेंट्स, कॉपीराइट्स फॉर एग्जांपल. इसको हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट भी बोल सकते हैं. और रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट सबने क्या याद करा है? डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट. नॉमिनल अकाउंट इन्वॉल्व ऑल दोस टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स विच आर बेस्ड ऑन एक्सपेंसेस, लॉसेज, इनकम एंड गेन्स. एग्जाम्पल याद कर रखे हैं? डिस्काउंट, कमीशन, वेजेस, सैलरी. अभी क्वेश्चन पूछने वाला हूं इसको लेकर. फिर गोल्डन रूल याद कराया. डेबिट मींस ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट मींस ऑल द इनकम एंड गेन्स. पर्सनल अकाउंट बेस्ड ऑन लिविंग कैरेक्टर. फॉर एग्जांपल डेटर्स, क्रेडिटर्स. बैंक की बात कर रहे थे पिछली क्लास में, बैंक ओवरड्राफ्ट की भी बात कर रहे थे. डेबिट इज द रिसीवर, क्रेडिट इज द गिवर. यहाँ एक और बात फॉलो करना चाहूंगा. मॉडर्न अप्रोच. मॉडर्न अप्रोच. मेरा पहला क्वेश्चन कशिश मल्होत्रा. असेट्स का पहले मीनिंग बताना है. कशिश, असेट्स मींस द इन्वेस्टमेंट विच इज रिकवरेबल इन फ्यूचर. अब आपको बताना है मॉडर्न अप्रोच में असेट्स बढ़ेगी तो कहाँ आएगा और घटेगी तो कहाँ आएगा. डेबिट एंड क्रेडिट की बात हो रही है. कशिश, कशिश याद आ रहा है? सर हाँ हाँ. सर एसेट्स बढ़ेगी तो क्रेडिट में आएगा और नहीं, कम होएगी तो अरे गड़बड़, इतना गड़बड़ ना करो. सर एसेट्स बढ़ेगी तो डेबिट में हाँ आएगा और कम होएगी तो क्रेडिट में हाँ, आएगा. इतनी गड़बड़. अरे भैया इतने सारे अकाउंट आप बनाते हो, सब इन्हीं गोल्डन रूल पर बेस्ड होता है. कोई भी असेट्स, असेट्स का मतलब कैश. अरे कोई भी असेट्स का नाम ले लो आप, तो कैश बढ़ता है डेबिट में. ओपनिंग बैलेंस डेबिट से शुरू करते हो. कशिश याद आ रहा है ना बच्चे? यस सर. तो असेट्स बढ़ेगा डेबिट में, घटेगा क्रेडिट में. गोल्डन रूल की बात कर रहा हूँ. कोई भी एक छोटी सी बात पेपर में आ जाती है बच्चों. और आगे भी आप कॉमर्स स्ट्रीम में जो भी करना चाहो तो ये बेसिक कंसेप्ट है, आपको हमेशा याद रहने चाहिए. मास्टर डिग्री के एंट्रेंस में वहाँ आपके काम आने वाले हैं. लाइबिलिटी का मीनिंग एक बार बोलता हूँ. लाइबिलिटी याद कराया. अरेंजमेंट ऑफ फंड्स. अरेंजमेंट ऑफ फंड्स फ्रॉम द आउटसाइड सोर्स फॉर द एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस विच इज लायबल टू पे इन फ्यूचर. पल्लवी एक बार बोलना लाइबिलिटी क्या? कोई भी हो. सर एक हाँ, बार रिपीट कर दो. लाइबिलिटी का मीनिंग बोलना चाह रहा था. अरेंजमेंट ऑफ फंड्स फ्रॉम द आउटसाइड सोर्स फॉर द एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस विच इज लायबल टू पे इन फ्यूचर. रिपीट. Arrangement of funds from the outside source which is liable in future. लायबल टू पे इन फ्यूचर. बढ़िया, बहुत बढ़िया जी. कैपिटल बोले तो पोजीशन ऑफ ओनर. तो यहाँ पर मैं बात करना चाह रहा था लाइबिलिटी. पल्लवी आपको बताना है लाइबिलिटी का गोल्डन रूल. मॉडर्न अप्रोच है ये. लाइबिलिटी को बढ़ने पर कहाँ लिखेंगे और घटने पर कहाँ लिखेंगे? पल्लवी. बढ़ती है तो क्रेडिट में और जब घटेगी तो डेबिट में. बढ़िया, बढ़िया बात जी. और कैपिटल भी पार्ट ऑफ लाइबिलिटी होता है, तो कैपिटल की नेचर भी होती है. बढ़ेगा तो क्रेडिट में, घटेगा तो डेबिट में. एक्सपेंसेस और लॉसेस की नेचर एक ही होती है. एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. इसकी बात मैं पुनीत कुंद्रा से पूछना चाहूंगा. पुनीत, एक्सपेंसेस या लॉसेस? बढ़ेगा तो एक्सपेंसेस बढ़ेगा तो डेबिट में, घटेगा तो क्रेडिट. और आखिरी बात रह गई है रेवेन्यू या इनकम या प्रॉफिट. बढ़ेगा तो कहां पर? तान्या आप बोलो. तान्या. सर बढ़ेगा तो क्रेडिट में, कम होगा तो डेबिट. बढ़िया, बढ़िया. सबको याद है जी? सबको याद है. थोड़ा सा एग्जांपल एक बार डिस्कस करना चाहूंगा, पूछना चाहूंगा एमसीक्यू की फॉर्म में. ऋषभ आपको बताना है आउटस्टैंडिंग वेजेस. आपको बताना है आउटस्टैंडिंग वेजेस रियल है, नॉमिनल है या पर्सनल है. बाकी सब मन में सोचो. सर पर्सनल. अब सबको मालूम है आउटस्टैंडिंग सैलरी वो रियल, नॉमिनल, पर्सनल और फोर्थ ऑप्शन में नन ऑफ दीज लगाएगा. सबको मालूम है आउटस्टैंडिंग का मतलब ड्यू बट नॉट पेड. तो कल को पैसा देना है, जिंदा को, मरे हुए को तो जिंदा को देना है. तो लिविंग कैरेक्टर है, पर्सनल है. बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया. मेरा क्वेश्चन दोबारा यही क्वेश्चन है आउटस्टैंडिंग सैलरी. और अब की बार रौनक खंडेलवाल बोलेगा कि आउटस्टैंडिंग मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग ये आउटस्टैंडिंग सैलरी. मॉडर्न अप्रोच में बच्चों असेट्स, लाइबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंसेस एंड इनकम 5 होते हैं टोटल. मैं नाम दोबारा बोल रहा हूँ. 5 खानदान होते हैं. असेट्स, लाइबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंसेस, लॉसेस को एक ही खानदान माना जाता है. इनकम एंड गेन को एक ही खानदान. तो आपको बताना है ये आउटस्टैंडिंग सैलरी किसका पार्ट है? एक मिनट दोबारा बोलना क्वेश्चन. मैं फिर दोबारा बोलूंगा क्वेश्चन. सारे बच्चे थोड़ा समझो, चीजें आसान है बट किस तरह से पेपर में आती है वो आपसे डिस्कस कर रहा हूँ.
तो रूल अभी सारे मैंने याद कराए आपको, रिवाइज करवाए। तो बात चल रही है आउटस्टैंडिंग सैलरी, मीनिंग आपको पता चल गया ड्यू बट नॉट पेड, खर्चा तो हो चुका है लेकिन पे नहीं करा। अब मैं पूछ रहा हूँ मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग ऑप्शन लगाएगा, ये असेट्स है, लाइबिलिटी है, कैपिटल है, एक्सपेंसेस है या इनकम है? लायबिलिटी है। क्या बढ़िया बात, बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया, लाइबिलिटी है जी, लाइबिलिटी है। तो इस तरह से वो पूछता है, वो पूछेगा असेट फॉर, वो एग्जांपल क्वेश्चन किस तरह से आएगा वो डिस्कस कर रहा हूँ आपसे। फर्नीचर के बेचने को फर्नीचर के अकाउंट में डेबिट में लिखेंगे, क्रेडिट में। पुनीत, फर्नीचर बेचा जा रहा है तो फर्नीचर का जो लेजर अकाउंट है उसके डेबिट में एंट्री होगी, क्रेडिट में? पुनीत मेरे क्रेडिट में। बढ़िया बात, सबको मालूम है, अब ये भी याद करा है, असेट्स का बढ़ना डेबिट में और घटना क्रेडिट में होता है। और यहाँ फर्नीचर इज ए सिंबल ऑफ असेट्स, घट रहा है, क्रेडिट में लिखेंगे। टेक्निकली सबको अंडरस्टैंडिंग है, तो आगे चलेंगे। रिद्धिमा आपका नंबर है, व्हाट डू यू मीन बाय काउंट्रा? अरे रिद्धिमा याद आ रहा है काउंट्रा एंट्री, बचपन में हम लोगों ने, यस सर। हाँ, तो मीनिंग बोलना है काउंट्रा एंट्री। रिद्धिमा आपको बोलना है काउंट्रा एंट्री। सर जब कैश बुक में, सर जब बैंक और कैश दोनों की एक साथ एंट्री होती थी तो काउंटर एंट्री लगाते थे। कोई भी एक जर्नल एंट्री, एक ट्रांजैक्शन एक ही अकाउंट के दोनों साइड लिखी जाए, डेबिट में एंड क्रेडिट में, एक ही अकाउंट में, तो उसे काउंटर एंट्री कहते हैं। ऐसी एंट्रीज दुनिया में सिर्फ दो हैं, सिर्फ दो हैं। मुझे दोनों के नाम बता सकते हो? आपका ही नंबर है रिद्धिमा। दो एंट्रियां होती है काउंटर एंट्रियां। ये कैश टू बैंक, बैंक टू कैश। कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, कैश विथड्रॉ फ्रॉम बैंक। अनन्या याद आ रहा है बच्चे? Yes, sir. काउंट्रा एंट्री। और जिसमें अच्छा, कौन से खाते में एंट्री की जाती है? काउंटर एंट्री कहाँ लिखी जाती है, मेरा क्वेश्चन अनन्या से है। कैश डिपॉजिट, हाँ बोलो बोलो। Cash book में. बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया। 2 कॉलम कैश बुक बोल दें तो और बढ़िया है। 2 कॉलम कैश बुक, 2 कॉलम कैश बुक जिसमें आप काउंटर के नाम से सीवी लगाते हैं। कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, कैश विथड्रॉ फ्रॉम द बैंक, सबको मालूम है। मेरा क्वेश्चन है फिर दोबारा, कैश बुक, कैश बुक सबको मालूम है, थोड़ा मीनिंग एक बार बोल दूं। कैश बुक इज द सब्सिडरी बुक। अरे आदित्य याद आ रहा है सब्सिडरी बुक और स्पेशल बुक्स? आदित्य, सब्सिडरी बुक या स्पेशल बुक? आदित्य आपकी आवाज मेरे पास पहुंची नहीं। कशिश याद आ रहा है बच्चे सब्सिडरी बुक्स? कशिश जल्दी जल्दी बोलना है जी। कैश बुक इज द सब्सिडरी बुक और स्पेशल बुक विच रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन ऑफ कैश रिसिप्ट्स एंड कैश पेमेंट, क्लासिफाइड इन 3 पार्ट्स। सिंगल कॉलम कैश बुक बोले तो सिंपल कैश बुक, 2 कॉलम कैश बुक विच रिकॉर्ड बोथ द ट्रांजैक्शन ऑफ कैश एज वेल एज बैंक। दीपांशु याद आ रहा है कैश एज वेल एज बैंक, 2 कॉलम कैश बुक? यस सर। ट्रिपल कॉलम, ट्रिपल कॉलम में क्या होता है? ट्रिपल कॉलम कैश बुक दीपांशु, ट्रिपल? सर पीटी, सर बैंक अकाउंट 2 होते हैं। नहीं नहीं नहीं, ये गड़बड़ हो रही है जी। अरे भैया ये गड़बड़ क्यों हो रही है? ट्रिपल कॉलम कैश बुक, Discount होता हाँ, है. कैश बैंक एंड डिस्काउंट। कैश बैंक और डिस्काउंट तीनों लिखे जाते हैं एक साथ कि इतना पैसा कैश से आया, इतना चेक से आया और इतना कम आया। डिस्काउंट, डेबिट वाला डिस्काउंट, डिस्काउंट अलाउड खर्चा। क्रेडिट वाला डिस्काउंट रिसीव्ड कमाई। अरे बात समझ में आ रही थी पंशु? ट्रिपल कॉलम कैश बुक। यस सर। तो क्वेश्चन चल रहा था, ये स्पेशल बुक के नाम आप बता सकते हो सब्सिडरी बुक के? कैश बुक, और बोलो जल्दी जल्दी। कैश बुक, अरे कोई भी एक। Purchase book, sales book, purchase return, sales return. जर्नल प्रॉपर और जर्नल प्रॉपर। बढ़िया बढ़िया, तो अंडरस्टैंडिंग बढ़िया है जी। एक बार हिना से पूछना चाहूंगा, बच्चे सबने याद कर रखा है, सबसे पहले वाउचर मींस द प्रूफ ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, वहां से सारी एंट्रियां जर्नल में जाती है। अरे छोटा व्यापारी जर्नल बनाता है, बड़ा व्यापारी क्या बनाएगा जर्नल की जगह? जल्दी बोलो। सब्सिडरी बुक्स। सब्सिडरी बुक्स बोले तो कलेक्शन ऑफ कैश बुक, परचेजेस बुक, सेल्स बुक। अरे सबको मालूम है परचेज बुक रिकॉर्ड ओनली द ट्रांजैक्शन ऑफ, अरे फिल इन द ब्लैंक्स। परचेज बुक, Credit purchases. क्रेडिट परचेजेस। सेल्स बुक में खाली क्रेडिट सेल्स होता है, कैश की सारी ट्रांजैक्शन कैश में जा रही होती है। सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न में सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न को लिख रहे हैं सिर्फ उधार वाली, और इसके अलावा जो एंट्रियां बच रही है जर्नल प्रॉपर में जा रहे हैं। और ये सारी स्पेशल बुक्स की एंट्री यहां से पोस्टिंग करके कहां लेके जाते हैं? हिना, कहां लेके जाते हैं? अरे स्पेशल बुक सर, हाँ, लेजर सर, लेजर में,
लेजर में जाती है प्रिंसिपल बुक। लेजर का मीनिंग आपने याद कर रखा है, प्रिंसिपल बुक और मेन बुक इन द फॉर्म ऑफ टी शेप इन विच ऑल द बिजनेस ट्रांजैक्शंस आर पोस्टेड फ्रॉम द, छोटा व्यापारी है जर्नल, बड़ा व्यापारी है तो सब्सिडरी बुक्स। दीपांशु याद आ रहा है? यस सर। भैया एंड ऑफ द ईयर लेजर शुड बी क्लोज एंड फाइंड द बैलेंस, और इन बैलेंसेस को कहां लेके जाते हैं? अगला अकाउंट बताओ कहां? ट्रायल ट्रायल बैलेंस। बैलेंस। हिना ट्रायल बैलेंस का मीनिंग बोलो। सर हाँ। सर ट्रायल बैलेंस का मीनिंग सर जो लेजर से बाद में बैलेंस कैरी डाउन करते हैं। अब ये मामला गड़बड़ है जी, मैं इसीलिए कह रहा था कि रिवीजन अच्छे से करो, बोलना भी आना चाहिए, नॉलेज भी होनी चाहिए। नॉलेज है लेकिन कन्वर्ट नहीं कर पा रहे। प्रिपेयरिंग एट द एंड ऑफ द ईयर विच शोज द बैलेंसेस ऑफ लेजर टू फाइंड आउट द क्लैरिकल करेक्टनेस ऑफ बुक ऑफ अकाउंट्स। पेपर में यही टिक कराएगा, क्लैरिकल करेक्टनेस ऑफ बुक ऑफ अकाउंट्स। कोई बच्चा बोल पाएगा ये बात दोबारा? ट्रायल बैलेंस फटाफट। Trial balance is prepared at the end of the year to find out the clerical correctness of books of account. और इसमें क्या दिखाया जाता है? बैलेंसेस ऑफ, Balances of ledgers. बैलेंसेस ऑफ लेजर। बिल्कुल बढ़िया जी। और ट्रायल बैलेंस में जब डबल एंट्री सिस्टम मैच हो जाती है कोई एरर नहीं होता। अरे यहीं से पता चलता है सिंगल। अच्छा अब एरर चल रहा है तो उसका भी चर्चा कर लो। अरे एरर्स कितने प्रकार की होती है पल्लवी आप बताओगे पहले? सर दो। सिंगल साइटेड एरर्स और टू साइटेड एरर्स। सिंगल साइटेड एरर का मतलब है किसी एक तरफ कम लिख दिया या ज्यादा लिख दिया जिससे ट्रायल बैलेंस की दोनों साइड मैच नहीं हो रही। एट द एंड ऑफ द ईयर व्हाइल प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस एंड बोथ साइड कैन नॉट बी मैच, इट इज ए इंडिकेशन ऑफ वन साइडेड एरर और सिंगल साइड एरर्स। नितिन बात समझ में आ रही है बच्चे? आपका ही बचपन रिवीजन में चल रहा है। नितिन यस सर। भाई ट्रायल बैलेंस बनाया, दोनों साइड मैच नहीं हो रही, एक अमाउंट छोटा है एक बड़ा है, का मतलब कहीं किसी एक साइड पर छूट गया है लिखना या ज्यादा लिख दिया है जिसकी वजह से दोनों साइड मैच नहीं हो रही। इट इज द इंडिकेशन ऑफ सिंगल साइड एरर्स। और अगर दोनों साइड मैच हो जाए लेकिन आपके गोडाउन में जो गुड्स की पोजीशन है वो आपके कागजों की पोजीशन से मैच ना करे तो इट इज ए इंडिकेशन ऑफ, पूरी क्लास, इंडिकेशन ऑफ टू Double side error. डबल साइडेड एरर या टू साइडेड एरर कहलाता है ये। अरे याद आ रहा है आपको? एरर ऑफ बता सकते हो? बीमारियां चार ही प्रकार की होती हैं ये एरर्स वाली। एरर ऑफ, पूरी क्लास। ओमिशन, कमीशन और नहीं याद आ रहे सर। एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, कंपनसेटिंग एरर एंड प्रिंसिपल एरर। ये चार ही नाम याद करने हैं। आपका बचपन रिवाइज करा रहा हूं, एक बार चार नाम कौन बोलेगा? पुनीत चारों नाम बोलो। मिशन, कमीशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ कंपनसेटिंग। राम से पैसे आए शाम में लिख दिए, कंपनसेटिंग एरर। अच्छा प्रिंसिपल एरर पूरी क्लास कोई भी, अरे पेपर वाला एग्जाम्पल देगा। प्रिंसिपल एरर बोले तो पूरी क्लास कोई भी बच्चा समझाना चाहे। सर जहाँ अकाउंटिंग प्रिंसिपल गलत इस्तेमाल कर रखा है, जैसे असेट्स की जगह एक्सपेंसेस में दिखा रखा है, ऐसा कुछ। बिल्कुल बढ़िया कि असेट्स को गलती से खर्चा मान लिया। अरे खर्चा भी डेबिट में होता है, असेट्स भी डेबिट में होता है। सबको याद है, बचपन में याद कराया था। इंस्टॉलेशन चार्जेस ऑफ मशीन ऑफ ₹2000 पेड टू रामलाल शुड बी रिकॉर्डेड रॉन्गली इन द नेम ऑफ सैलरी अकाउंट। अरे तुमने रामलाल को 2000 रुपए दिए मशीन की इंस्टॉलेशन के, तुमने सैलरी में लिख दिया कि रामलाल को सैलरी बांट रहे हैं, लेकिन आप सबको मालूम है, दीपांशु मालूम है, इंस्टॉलेशन चार्जेस सैलरी के नाम से आएंगे कि मशीन असेट्स होते सर, असेट्स मशीनरी के नाम से, जिसको मशीन ये के नाम नॉलेज ना हो और ये मिस्टेक कर दे, इसे बोलते हैं इसे क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एरर्स। कंपनसेटिंग बता दिया, राम की जगह श्याम को लिख दिया, श्याम की जगह गीता लिख दिया। ओमिशन का मतलब भूलने की एंट्री हो गई। कमीशन का मतलब लिखने में गलती कर दी, एक जीरो फालतू लगा दी, एक जीरो कम लगा दी, जिसको टेक्निकली हम अंडरकास्ट ओवरकास्ट बोलते हैं। अनन्या याद आ रहा है अंडरकास्ट ओवरकास्ट? यस सर। फिर हाल एरर्स का पता चल जाता है, गलतियां ठीक कर ली जाती हैं, और फिर ट्रायल बैलेंस के बाद क्या बनता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनल अकाउंट्स, फर्दर क्लासिफाइड इन टू पार्ट्स। इनकम स्टेटमेंट, अरे इनकम स्टेटमेंट को हम एक साथ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोल सकते हैं, और उसके अलावा बैलेंस शीट। अक्षित आप बताओ बैलेंस शीट का मीनिंग? बैलेंस शीट फाइनेंशियल पोजीशन को डिक्लेयर करता है। ये कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन बताता है, फिर उसके हिसाब से हम डिसीजंस लेते हैं आगे। बैलेंस शीट प्रिपेयरिंग एट द एंड ऑफ द ईयर ऑन द बेसिस ऑफ ट्रायल बैलेंस। अरे इसमें क्या दिखाया जाता है? ओनली द बैलेंसेस ऑफ असेट्स। अरे तीन चीजें आती हैं इसमें, असेट्स, लायबिलिटी एंड कैपिटल के बैलेंसेस।
टू फाइंड आउट फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। इनकम स्टेटमेंट के बारे में और बोल दो, ट्रेडिंग प्रॉफिट है, ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट। मुझे इनकम स्टेटमेंट के बारे में बोलो जी, कौन बोलेगा? कशिश बोल पाओगे? प्रिपेयरिंग एट द एंड ऑफ द ईयर ऑन द बेसिस ऑफ ट्रायल बैलेंस टू फाइंड आउट द एफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस। एफिशिएंसी प्रॉफिट से पता चल रही है, जितना ज्यादा प्रॉफिट एफिशिएंसी उतनी ज्यादा होगी। रौनक क्लियर है बच्चे? चलाते हैं जी आगे। कल की क्लास में बच्चों थोड़ा सा काम दे रहा हूं करने के लिए, सभी के लिए दे रहा हूं। कल हम सबसे पहले ट्रिपल सी का खेल शुरू करेंगे। ट्रिपल सी बोले तो कंट्री, कैपिटल, करेंसी। तो समय मिले थोड़ा सा कहीं पढ़ सको, देख सको, याद कर सको, कोशिश करना। हिना बात समझ में आ रही है? सबसे पहले ट्रिपल सी का खेल कल शुरू करेंगे। यस सर। आगे चलते हैं जी। मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी कैन बी अपॉइंटेड फॉर ए पीरियड ऑफ, हिना, मैनेजिंग डायरेक्टर कंपनी का अपॉइंटमेंट कितने साल के लिए? दीपांशु पढ़ा है कि सर नहीं? हाँ 5 years। हाँ बिल्कुल ठीक है। अरे पढ़ा है हिना या तुक्का मारा है? सर 5 years तो मतलब देखा है, पर मुझे लगा शायद इससे ज्यादा भी हो सकता नहीं नहीं, हो तो। 5 ईयर, 5 ईयर। अभिषेक क्लियर है बच्चे? अभिषेक 5 ईयर। अभिषेक, यस सर क्लियर है। अभिषेक टिस्को की फुल फॉर्म बोलोगे? टिस्को 1907 में प्लांट लगाया था जे टाटा ने JRD टाटा ने टिस्को। हिंदुस्तान में अंग्रेजों के टाइम पर स्टील प्लांट सबसे पहला किसने लगाया? टाटा ने, JRD टाटा ने। प्लांट का नाम था टिस्को। अरे सामने फुल फॉर्म लिखी है, कोशिश करो। अभिषेक सामने ही लिखी है, टाटा आयरन स्टील कंपनी लिमिटेड, झारखंड में है ना सर? अब ये चेक करना पड़ेगा कहाँ पर है, वो चेक कर लेना गूगल से। पहला प्लांट इसका 1907 में लगा था, JRD टाटा ने लगाया था। तो बताओ जी ये कहाँ पर है पूरी क्लास? अरे ये जमशेदपुर। अच्छा ये क्या है नहीं नहीं, आंसर? हाँ अच्छा अब तो ऑप्शन पूछ रहा हूँ। जमशेदपुर, हाँ जमशेदपुर वाली बात ठीक है। अरे जमशेदपुर, अरे अभी अभिषेक पूछ रहा था, जमशेदपुर में लगा हुआ है जी। और जमशेदपुर चेक कर लेना कहाँ पर है। सर झारखंड में ही झारखंड में है। है बस भैया। ठीक है जी, ठीक है जी, जमशेदपुर बिल्कुल ठीक है जी। बताओ जी। प्राइवेट लिमिटेड पब्लिक कंपनी। लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड ए भाई प्राइवेट लिमिटेड वाले, अरे मैं पिछले असाइनमेंट में कितनी बार चर्चा करके आया, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के शेयर मार्केट में लिस्टेड नहीं होते हैं। इतनी गड़बड़ क्यों कर रहे हो बच्चों? टिस्को के शेयर्स ब्लू चिप कंपनी है, जबरदस्त परफॉर्मेंस है प्रॉफिट की, शेयर्स शेयर मार्केट में लिस्टेड हैं। पुनीत जल्दी बता क्या आंसर होना चाहिए? ब्लू चिप मतलब पार्ट अच्छा भैया। अच्छा, एक बच्चा पूछ रहा, अरे ये भी टर्मिनोलॉजी है शेयर मार्केट की। ब्लू चिप का मतलब है हाई परफॉर्मेंस वाली। हिंदुस्तान में जितनी भी कंपनियां हैं उन सारी कंपनियों को ब्लू चिप कंपनियां बोलते हैं, उसके शेयर्स को ब्लू चिप शेयर्स बोलते हैं। ये क्लियर हो गया बच्चे? टर्मिनोलॉजी है वेरी इंपॉर्टेंट इन शेयर मार्केट। क्लियर यस है? सर। आर्बिट्रेज, अब शेयर मार्केट के टर्म्स, अरे शेयर मार्केट में एक बड़ी कॉमन टर्म है बुल एंड बियर। अभिषेक मालूम है शेयर मार्केट की टर्म है बुल एंड बियर? नो सर। पूरी क्लास से सर पूछ रहा हूँ। तेजी वाला मंदी वाला। हाँ तेजी वाला मंदी वाला, बिल्कुल बढ़िया। अरे जब भी शेयर मार्केट में, अरे पैसिमिस्टिक जब फीलिंग बाजार में दाम बढ़ने की होती है ना, शेयर मार्केट में जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनको लग रहा है दाम बढ़ेंगे दाम बढ़ेंगे, पैसिमिस्टिक है पूरी मार्केट, पैसिमिस्टिक है, पैसिमिस्टिक एंड ऑप्टिमिस्टिक, तो उससे रिलेटेड टर्म बना रखी हैं। अरे उसमें एक वो बुल फीलिंग बोले तो प्राइस बढ़ने का अंदेशा है। जब भी शेयर मार्केट बूस्ट हो रही होती है तो इसे क्या बोलते हैं? बुल फीलिंग। अभिषेक बात समझ में आ रही है? यस सर। बुल फीलिंग में हर कोई मार्केट में पैसा लगाने की कोशिश करता है, चाहे नॉलेज कम हो या ज्यादा हो, और इस बात की आशा रहती है कि भैया दाम बढ़ने वाले हैं। और जब बाजार में रिसेशन का माहौल होता है, दाम घटने का अंदेशा होता है, तो इसे बोलते हैं बियर फीलिंग। अभिषेक क्लियर है? बुल फीलिंग, बियर फीलिंग। यस सर। हाँ जी। तो ब्लू चिप कंपनी की शेयर्स की बात करी, और भी वैसे बहुत सारी टर्म्स हैं जी। अरे दीपांशु पढ़ा होगा कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन। दीपांशु सर ये तो नहीं पड़ा, कॉल ऑप्शन क्या पुट क्या ऑप्शन। बात कर रहे हो? कंपनी में, अकाउंट्स में? नो नो अच्छा सर। अच्छा, वो प्रैक्टिकली कराए होंगे ना सीधा सीधा। यस सर। अच्छा
ठीक है, कोई बात नहीं, एक असाइनमेंट इसका भी थोड़ी टर्म्स का। आर्बिट्रेज का मतलब मालूम है? आर्बिट्रेज। सर हाँ, जो शेयर मार्केट होता है इंडिया में दो है ना, एक जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है और एक निफ्टी है, इन दोनों में डिफरेंस मतलब कि कोई जो बॉम्बे स्टॉक में चला गया वो अपने आप निफ्टी में आ जाएगा या फिर कुछ नहीं नहीं और नहीं, हिसाब? थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ थोड़ा। देखो, जब भी कोई पहली बात तो हम थोड़ा सा जो सामने लिखा है उसकी बात पूरी करते हैं, फिर शेयर मार्केट में लेके इसी बात को कनेक्ट कर रहा हूँ। पहले तो ये याद करो, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जिनका कॉमर्स बैकग्राउंड नहीं है उनके लिए बात रिपीट कर रहा हूँ, बाकी सबको मालूम है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बच्चे वो होती है जिसमें शेयर्स को शेयर मार्केट में लिस्ट नहीं कराया जाता। अब प्राइवेट लिमिटेड में नॉन कॉमर्स वालों के लिए बोल रहा हूँ जी, मिनिमम मेंबर्स याद कर लो। दीपांशु जल्दी से बोलते हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मिनिमम सर 2 और मैक्सिमम। 2 मैक्सिमम 200। 200। बढ़िया। अब दूसरी बात यार, शेयर्स लिस्टेड नहीं करा सकते, सेल परचेज नहीं हो सकते, और नाम के आगे लिमिटेड लगाना जरूरी है। अब ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी क्या होती है? जिसके शेयर्स मार्केटिंग में लिस्ट कराए जा सकते हैं। अब इसके पहले मिनिमम नंबर्स बता दो दीपांशु जल्दी से। 7 और मैक्सिमम कितने होते हैं? मैक्सिमम नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइन, ये याद कर लो। अब ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी के शेयर मार्केट में लिस्ट कराए जा सकते हैं। जो भी पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, अगर वो अपने आप को अरे अभी अभी आपने बोले हैं बीएससी फुल फॉर्म बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एनएससी फुल फॉर्म नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। अब कोई शेयर अगर वो कंपनी बीएससी में लिस्ट कराएगी तो सिर्फ बीएससी में ही सेल परचेज होगी, बीएससी में ही सेल परचेज होगी। एनएससी में लिस्ट कराएगी, अरे जहां पर भी हम लिस्ट कराते हैं कंपनी को हर साल एनुअल चार्जेस देने पड़ते हैं। अभिषेक आइडिया लग रहा है एनुअल चार्ज? अभिषेक, यस सर। तो एनुअल चार्जेस देने पड़ते हैं। कोई कंपनी अपने आप को बीएससी में लिस्ट कराती है, कोई एनएससी में कराती है, लेकिन जितनी भी बढ़िया कंपनियां है वो दोनों मार्केट में अपने आप को लिस्ट कराती है, बीएससी में भी एनएससी में भी। अब दो मार्केट में लिस्ट कराने का फायदा क्या होता है? अब कोई भी बायर है सेलर है, वो दोनों मार्केट में दाम चेक करता है, 10-20 वेरिएशन रहता है बच्चों, ऊपर नीचे रहता है, बिल्कुल सेम प्राइस नहीं चलते दोनों बाजार में। और ये दोनों बाजार फिजिकल मार्केट नहीं है, ये ऑनलाइन ट्रेडिंग है। अभिषेक, ऑनलाइन मार्केट है ये। यस सर। तो भैया वो आदमी जो बाइंग सेलिंग करने वाले लोग हैं और जो बढ़िया बढ़िया कंपनी है उसके शेयर्स दोनों मार्केट में लिस्टेड होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में जब खरीदने की बात आती है तो दोनों मार्केट में चेक करता है, वो जहां पर कम रेट होता है वहां से खरीदता है। बेचने की बात होती है तो जहां पर ज्यादा रेट होता है वहां पर बेचता है। ये बात चेक करके वो डील करते हैं। ये बात समझ में आ रही है अभिषेक? यस सर। अच्छा, ये और बता दो, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जहां पर है उसका नाम क्या है? एरिया बड़ा फेमस है, दलाल स्ट्रीट। दलाल स्ट्रीट। वापस आता हूँ जी। क्वेश्चन पर आ जाते हैं। टिस्को की बात कर रहे थे, तो टिस्को का आंसर है पब्लिक लिमिटेड कंपनी। अगला, वर्किंग कैपिटल भैया कॉमर्स वालों को तो मालूम ही है, फिर भी गलती टोटल एसेट्स माइनस हे करंट भगवान। लायबिलिटीज। क्या कह रहा है ये? दोबारा बोलिए। टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी बोला इसने। ए बच्चे, तुमने तो नहीं फार्मूला भैया, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। पुनीत कॉमर्स वाला होकर और 12th में इतने सारे क्वेश्चन करने के बाद ऐसी गलती करे तो भैया ये मामला तो बहुत दिक्कत वाला है। 11th में भी पढ़ा, 12th में तो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करी होगी आपने। करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। नेगेटिव मार्किंग साथ में चल रही है, यहाँ पर नुकसान हो जाएगा। सबको मालूम है वर्किंग कैपिटल करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। एक बार बता दूं जो नॉन कॉमर्स वाले हैं, असेट्स का मतलब है इन्वेस्टमेंट जो कल को मिलेगी, लायबिलिटी का मतलब है जो कल को देना है। अभिषेक समझ में आ रहा है? जो पैसे, अरे बिजनेस में बहुत सारा कर्जा ले लेते हो, उधार में गुड्स खरीद लेते हो, इस बात बिजनेस बढ़ जाता है, प्रॉफिट ज्यादा होता है। अभिषेक आइडिया लग रहा है? यस सर। हाँ, तो जो कल को देना लायबिलिटी, जो कल को लेना वो असेट्स, और करंट का मतलब है जो जिसका अमाउंट विद इन ए पीरियड ऑफ 1 ईयर चेंज हो जाए। तो करंट असेट्स का एग्जांपल ले लेता हूँ, कैश, बैंक। अरे रोज तुम्हारे दुकान में कैश की, बैंक की पोजीशन बदल रही है, लेकिन बिल्डिंग, प्लांट, मशीन एक बार खरीद लिया, कई साल की छुट्टी, वो फिक्स असेट्स होते हैं। तो करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी जो विद इन द पीरियड ऑफ 1 ईयर चेंज हो जाए, और करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, यही होता है वर्किंग कैपिटल। जो डेली आपके बिजनेस में जो गुड्स की पोजीशन है, स्टॉक की पोजीशन है, उधार है, ले भी रहे हो दे भी रहे हो, ये पोजीशन हर रोज चेंज होती है, फ्लक्चुएट करती है। यही आपकी वर्किंग कैपिटल है, यहीं से आपको कमाई आती है। आगे चलता हूँ जी। द कंट्रोल ऑफ द कंपनी लाइज इन द हैंड्स ऑफ, भैया एक मिनट, अभिषेक ट्राई जरूर करना, गलत सही की चिंता नहीं करना। अभिषेक, कंट्रोल ऑफ कंपनी, मैं थोड़ा सा हिंट देता हूं।
क्रेडिटर्स कौन होते हैं? जिनसे हम उधार में खरीदते हैं, जिन लोगों से उधार में खरीदते हैं उनको हम क्रेडिटर्स बोलते हैं। डिवेंचर्स कौन होते हैं? जिनसे हम कर्जा लेके आते हैं, कर्जा लेके आते हैं बदले में कागज के टुकड़े पर लिख के दे देते हैं हमने तुमसे इतना कर्जा लिया, इसे बोलते हैं डिवेंचर्स। और शेयर्स, मालिक जो होते हैं उन मालिकों को जितना रुपया उन्होंने कंपनी में लगाया है बदले में पेपर पर लिख के दे देते हैं इतने रुपए का तुम्हारा हिस्सा है, उन्हें बोलते हैं मालिकों को शेयर होल्डर्स। शेयर्स इस दुनिया में दो प्रकार के, नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड वालों को थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ, बाकी सबको मालूम होना चाहिए। तो शेयर होल्डर समझ में आगे आए, जो कंपनी में मालिक हैं, जितने रुपए पे लगाए हैं मालिकाना हक से उतने रुपए का शेयर उन्हें लॉट कर दिया जाता है। शेयर दो प्रकार के होते हैं, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स में जो बदले में प्रॉफिट का हिस्सा मिलता है ना, वो प्रेफरेंस पहले दी जाएगी और अमाउंट भी फिक्स होता है कि इतने। अरे प्रेफरेंस शेयर से पहले अभी दीपांशु मालूम है ना, लिखा होता है डिविडेंड 10% प्रेफरेंस शेयर। दीपांशु Yes, sir. Yes, sir. प्रेफरेंस शेयर्स में डिविडेंड को मिलने की प्रेफरेंस होगी और फिक्स भी होता है। और इक्विटी शेयर्स होल्डर में बिल्कुल वैसा ही खेल है, घर में सबसे आखिरी में खाना माता खाती है। अभिषेक ध्यान से सुनना, तो भैया ज़्यादा बचेगा तो माता के हिस्से में ज़्यादा है, कम बचेगा तो कम है, और कभी कभी नहीं बचता तो भैया फिर तो वही काम इक्विटी का होता है। तो आखिरी में जो भी प्रॉफिट है, कम होगा तो कम मिलेगा, ज़्यादा होगा तो ज़्यादा मिलेगा, पहले से फिक्स नहीं होता। अभिषेक को आइडिया लग गया होगा, मैंने आइडिया दे दिया। अब आपको बताओ, कंट्रोल ऑफ द कंपनी लाइज इन द हैंड ऑफ, ट्राई जरूर करना है अभिषेक को। सर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, ऑप्शन बी। सर ऑप्शन बी। नहीं वो तो समझ में आ गया जी, मैं सोच रहा था कुछ और। इक्विटी भैया। हाँ बिल्कुल बढ़िया। इक्विटी। देखो मालिक वाली बात तो बिल्कुल ठीक है, अभिषेक को मैं बोल रहा था, लेकिन जो ओरिजिनल मालिक है ना वो कौन होता है? वो इक्विटी, जिसको सबसे आखिरी में मिलेगा, सबसे आखिरी में मिलेगा। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को तो प्रेफरेंस दी जाती, नाम से लिखा है कि इनको डिविडेंड में प्रेफरेंस मिलेगी, और वो भी अमाउंट फिक्स होता है। अरे फिक्स होता है, ना ज़्यादा ना कम। तो जो असली मालिक है वही जो जोखिम बोले तो रिस्क को झेलेगा। ज़्यादा प्रॉफिट बचा ज़्यादा मिलेगा, कम बचा कम मिलेगा, नहीं बचा नहीं मिलेगा, तो असली मालिक तो वही है। अरे आइडिया लग पा रहा है अभिषेक? इक्विटी शेयर, ये इक्विटी शेयर होल्डर्स वाले जब कंपनी बनती है तो वो नहीं होते जो पैसा लगाते हैं। हाँ अरे पैसा तो इक्विटी वाले भी लगा रहे हैं और प्रेफरेंस वाले भी लगा रहे हैं, लेकिन इक्विटी वाले जो हैं वो ओरिजिनल ओनर है, जो जितना भी ज़्यादा प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा, कम प्रॉफिट कम मिलेगा। बिल्कुल ठीक है, मालिक ही पैसा लगा रहे हैं, लेकिन यह मालिक दो प्रकार के हो गए, एक इक्विटी और एक प्रेफरेंस। प्रेफरेंस वालों को हमेशा डिविडेंड मिलेगा पहले और लेकिन फिक्स होता है कि इतना ही मिलेगा, और इक्विटी वालों को सबसे बाद में मिलेगा। तो जिसको बाद में मिलेगा उसकी अथॉरिटी ज़्यादा पावरफुल है, कम बचा कम उसका, ज़्यादा बचा ज़्यादा उसका, तो जो ज़्यादा झेलेगा वो ज़्यादा पावरफुल होगा। क्लियर है अभिषेक? यस सर। तो इक्विटी ना लिखा होता तो प्रेफरेंस ठीक होता, तो यहाँ इक्विटी है तो उसको हम ज़्यादा पहले टिक करेंगे, ज़्यादा पावरफुल है। आगे चलते हैं जी, ये बढ़िया। अरे भैया हिना आपको बताना है, एलिमेंट ऑफ रिस्क इज द हाईएस्ट इन। सर ऑल ऑफ दीज। बढ़िया, दीपांशु क्लियर हो गया? Yes, sir. अभिषेक ऐसे समझो आपके पास 100 रुपए हैं, आपने किसी बिजनेस में लगा दिए। अरे 100 रुपए के 100 करोड़ रुपए बिजनेस में लगा दिए, तो भैया रिस्क है कि वो पैसा वापस कन्वर्ट होके आपके पास आएगा नहीं आएगा। कोई प्रोडक्ट आउट ऑफ फैशन हो गया, आप बेचने में नाकामयाब हो गए, तो भैया ये रिस्क है, और रिस्क के बदले में मिलता है प्रॉफिट। रिस्क के बदले में जितना रिस्क उठाएंगे उतना प्रॉफिट होगा। तो यहाँ एलिमेंट ऑफ रिस्क वो पूछ रहा है हाईएस्ट कहाँ होगा? कॉमर्स में भी होता है, इंडस्ट्री में भी होता है, ट्रेड में भी होता है, ऑल ऑफ दीज। बिल्कुल ठीक है जी। विच फील्ड ऑफ द बिजनेस ब्रिज द गैप बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर? क्या बढ़िया बात है भैया। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्टेशन, ये पुनीत कॉमर्स। हाँ कॉमर्स वाला बढ़िया है। अरे ट्रांसपोर्टेशन तो एक छोटा सा सेगमेंट हो गया ना, कॉमर्स। ऑप्शन ए होगा, कॉमर्स है। अरे कॉमर्स को पहले तो समझ लो, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है इंडस्ट्री, ट्रेडर्स करते हैं इंडस्ट्री से खरीद कर। अरे ट्रेडर में होलसेलर रिटेलर आ गए। अभिषेक आपके लिए बोल रहा हूँ, ट्रेडर जो खरीदते हैं 2 रुपए का 3 में बेच देते हैं, 3 का खरीदते हैं 4 में बेच देते हैं, ये ट्रेडर्स हैं। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से लेकर वो कस्टमर के घर तक गुड्स पहुँचाने का काम करने के लिए दुनिया भर की
दुनिया भर के लोग हैं जो सर्विस इंडस्ट्री कहलाती है, जिसे मैं कॉमर्स बोल रहा हूँ। कॉमर्स बोले तो एंसिलरी यूनिट, जिसमें पूरा बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, ये सारी लॉबी इसमें इंडल्ज हो जाती है। और इस कॉमर्स के बगैर प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक गुड्स पहुंच नहीं सकते। कंज्यूमर को क्या पता कहाँ कहाँ फैक्ट्री लगी हुई है और किस किस ने कौन सी क्वालिटी, कौन सी नेचर के गुड्स बना रखे हैं और क्या दाम है। ये सारा सर, खेल। हाँ अभिषेक। कॉमर्स और ई कॉमर्स में कुछ फर्क होता है क्या सर? हाँ, अरे ई कॉमर्स का मतलब तो ऑनलाइन ट्रेडिंग हो गई सिर्फ। हाँ हाँ, मतलब ये ई कॉमर्स में सर ये अमेजोन फ्लिपकार्ट आ जाएंगे? हाँ, तो ई कॉमर्स तो बड़ा नैरो कंसेप्ट हो गया ना बच्चे। तो नैरो कंसेप्ट हो गया। तो पुराने जमाने में तो कॉमर्स है जो ब्रिज का काम कर रहा है वो कॉमर्स। ई कॉमर्स इज ए पार्ट ऑफ कॉमर्स, ऐसे समझ लो। ई कॉमर्स इज ए पार्ट ऑफ कॉमर्स। ये क्लियर है अभिषेक? यस सर। हाँ जी। तो सर एक चीज और पूछनी थी। हाँ जैसे किसी के पास बहुत ज्यादा पैसे हैं, 100 करोड़, 1000 करोड़, तो सर वो कंपनी में क्यों लगाएगा, कोई नई कंपनी में? अगर वो डायरेक्ट बैंक में डिपॉजिट कर दे तो भी तो उसे अच्छा खासा इंटरेस्ट मिलता है। सारे सुनना। देखो अब कॉमर्स वालों को तो मुझे नहीं लगता समझाने की जरूरत है, बाकी सुन लो। देखो आपके पास 100 करोड़ रुपए हैं कि 100 रुपए है, एग्जाम्पल सुन लो। अब आप जितना रिस्क उठाएंगे उतना प्रॉफिट होगा। अगर पैसा घर पे पड़ा है, अभिषेक ध्यान से सुनना और बाकी भी सुन लो, घर पे पड़ा है तो पड़े पड़े घटेगा। इस वक्त हिंदुस्तान में इन्फ्लेशन रेट बहुत ज्यादा चल रहा है। इन्फ्लेशन तो अभिषेक समझ में आता है, टेंडेंसी ऑफ प्राइस यस राइज। सर, यस तो सर, यस भैया सर। इस वक्त हिंदुस्तान में इन्फ्लेशन रेट ज्यादा चल रहा है। और मजे की बात है, अगर मैं फोरकास्ट, आने वाले टाइम का फोरकास्ट करूं तो ये और ज्यादा होने वाला है इस पेंडेमिक के चलते। और ज्यादा इस पेंडेमिक के चलते इन्फ्लेशन रेट बढ़ेगा, जिसे सरकारें कुछ कर नहीं पाएंगी। तो इस पेंडेमिक के चलते तो जब भी इन्फ्लेशन आता है तो पैसा पड़े पड़े घटता है, क्योंकि 100 रुपए में आज जितना खरीदा जा रहा है महीने बाद उससे कम खरीदा जाएगा। तो पड़े पड़े पैसा घट रहा है। अभिषेक बात समझ में आ रही है? बाइंग पावर कम हो रही है। यस सर। तो भैया घर में पैसा पड़ा है तो वैसे ही कम हो रहा है। कोई नहीं चाहेगा घर पे पैसा पड़ा रहे। उसको सेफ्टी के लिए सबसे पहले वो चाहेगा बैंक में जमा कराए, सेफ्टी सबसे ज्यादा है, लेकिन रिवॉर्ड कम है। रिवॉर्ड कम है बच्चों। रेट ऑफ इंटरेस्ट इस वक्त सबसे मिनिमम पॉइंट पर चल रहा है। अगर मैं किसी भी बैंक में पैसा समझ में आ रहा है दीपांशु? रेट ऑफ इंटरेस्ट सेविंग अकाउंट होता है बैंक में। जब आप खाता खोलते हो तो आप तो हाउस होल्डर हो, सेविंग अकाउंट होगा, सेविंग अकाउंट का रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत मिनिमम चल रहा है। तो रिवॉर्ड तो मिलेगा, बहुत कम मिलेगा। उससे ज्यादा आप कमाना चाहते हो, ऑप्शन बता रहा था मैं अभिषेक को, उससे ज्यादा कमाना चाहते हो तो आप पैसा कहाँ लगाओगे? डिवेंचर्स में। अरे बात समझ में आ रही है बच्चे? डिवेंचर्स। अभिषेक। सर एक फिक्स डिपॉजिट भी तो होता है जिसपे 6 to 7% का इंटरेस्ट देते हैं। हाँ तो अब उसको हम बॉन्ड, वही बात बोल रहा हूँ, डिबेंचर की बात कहना चाह रहा हूँ कि जब आप बैंक में जमा कराएंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है। अगर आप कंपनियों में पैसा कर्जे के नाम से देंगे, कर्जे के नाम से देंगे, अब ये डिबेंचर्स के अलावा कंपनियां कहती है हमारे यहाँ फिक्स डिपॉजिट कर दो। कंपनियों में, अदर देन बैंक, बैंकों के अलावा कंपनियों में एफडी जमा कराओगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन याद रखना, ज़्यादा हो गया है लेकिन बैंकों में सिक्योरिटी ज़्यादा है, वहाँ थोड़ा रिस्क बढ़ जाता है। अभिषेक की बात समझ में आ रही है? यस सर। तो कुल मिला के जितना रिस्क उठाओगे रिवार्ड बढ़ता जाएगा। बैंकों में एफडी कराने की जगह कंपनियों में एफडी करा दो, कॉर्पोरेट सेक्टर में, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। और ज्यादा कमाना चाहते हो, डिवेंचर्स, कर्जा दे दो कंपनियों को, कंपनियों को कर्जा दे दो, बदले में डिवेंचर्स मिलेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट और बढ़ जाएगा। और ज्यादा कमाना चाहते हो, कंपनियों में मालिकाना हक से पैसे लगा दो। कंपनियों में 10 रुपए के मल्टीपल में पैसे लगाए जा सकते हैं। अगर फेस वैल्यू हर शेयर की 10 रुपए होती है और मार्केट रेट पे खरीदोगे तो किसी कंपनी का शेयर 1000 रुपए का है, किसी का 500 का है, किसी का 100 का है, किसी का 10,000 रुपए का है। बात समझ में आ रही है अभिषेक? यस सर। तो किसी कंपनी के शेयर खरीदोगे तो भैया जैसे जैसे आप अपनी इन्वेस्टमेंट को डाइवर्ट कर रहे हो, बैंक सबसे सेफ है, रिवॉर्ड सबसे कम है। जितना ज्यादा रिस्क उठाओगे उतना ज्यादा आपको रिवॉर्ड मिलने लग जाएगा। और जब आप खुद अपनी कंपनी खोलोगे तो सबसे ज्यादा रिस्क है, तो फिर रिवॉर्ड भी सबसे ज्यादा आपको ही मिलेगा। ये बात समझ में आ गई अभिषेक? मोर रिस्क। यस। वापस आ जाते हैं इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। अब ये ध्यान रखना भैया, अगर यहाँ खाली ऑब्जेक्टिव होता तो बिजनेस का ऑब्जेक्टिव एक ही होता है, नोट कमाना। लेकिन यहाँ पर अरे बड़े सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं बिजनेस के, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव। तो मेरा क्वेश्चन दीपांशु से है, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस। अरे आपने एक दुकान खोली है तो उसका इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या ऑब्जेक्टिव है? सिर्फ दीपांशु, बाकी सब मन में सोचो जी। दीपांशु, खाली ऑब्जेक्टिव की बात करते तो दुकान खोलने का एकमात्र टारगेट होता है ऑल ऑफ द अबव। गलत है जी। अरे दीपांशु आपका आंसर नहीं आया बच्चे। इसमें
ट्राई तो कर ही सकते हो, पुनीत ने भी तो ट्राई करा है। हिना, हिना। सर क्रिएशन ऑफ कस्टमर्स। नहीं नहीं, कस्ट मार्केटिंग की बात थोड़ा कर रहा हूँ। अरे मार्केटिंग की बात नहीं कर रहे। सर इनोवेशन, तो प्रॉफिट मेकिंग। इनोवेशन होगा। यस, क्या बढ़िया बात है, ये सोच चाहिए आपको। अरे मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर आपने प्रॉफिट के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा हो तो प्रॉफिट की थ्योरी सबसे पहली जो लिखी गई थी ना पुराने ज़माने में, आउटडेटेड थ्योरी, उसमें मैंने आपको बचपन में याद कराया था, प्रॉफिट इज द रिवार्ड ऑफ रिस्क बेयरिंग फैक्टर। ये तो याद आ रहा होगा दीपांशु। दीपांशु, अरे आवाज़ नहीं आ रही बच्चे, आप बोलना चाह रहे हो। आदित्य, बात समझ में आ रही है? पुराने ज़माने में जब थ्योरी बनी प्रॉफिट क्या होता है, तो उस ज़माने में बोला गया प्रॉफिट इज द रिवार्ड ऑफ, बोलो जी जल्दी जल्दी कोई भी। अनन्या। Profit is the reward of risk-bearing हाँ factor. हाँ, वक्त बदला, लोगों ने कहा ये रिस्क के बदले में प्रॉफिट नहीं, इसको बदल दिया, प्रॉफिट इज द रिवार्ड ऑफ। उसके बाद क्या बोला गया? अनसर्टेनिटी। क्या बोला गया? प्रॉफिट इज द रिवार्ड ऑफ Uncertainty. कि आपने 100 रुपए स्टेशनरी के सामान में लगा दिए हैं, तो रिस्क है, जोखिम है, अनसर्टेनिटी। अरे रिस्क एक्चुअली में दो प्रकार की, थोड़ा सा डिटेल बता रहा हूँ। रिस्क दो प्रकार के होते हैं, एक वो जिसका इंश्योरेंस कराया जा सकता है, एक उसका जिसका इंश्योरेंस नहीं कराया जा सकता। तो जिसका इंश्योरेंस नहीं कराया जा सकता उसको बोल रहे हैं अनसर्टेनिटी, उसका रिवार्ड आपका प्रॉफिट है। वक्त बदला, शुम्पीटर जी महाराज बोल रहे हैं, वक्त बदला, उन्होंने कहा प्रॉफिट इज द रिवार्ड ऑफ इनोवेशन। व्यापार में असली मकसद क्या है? कुछ नया सोचो, नया लेके आओ, उसके बदले में जो मिलेगा वो प्रॉफिट है, बाकी सब मजदूरी है, बाकी सब मजदूरी है। हिना, बात समझ में आ रही है? इनोवेशन का रिवार्ड प्रॉफिट है। यस सर, बट सर 11th क्लास के हिसाब से तो मतलब बुक के हिसाब से नहीं, ऑल ऑफ नहीं। दीज नहीं होना चाहिए। नहीं नहीं, अरे आप देखो, आप 11 12 को भूल जाओ, अब आपका अपर लेवल है, कॉलेज लेवल है। आप यहाँ पर देखो, अगर इनोवेशन नहीं होता फिर आप सोचते ना यहाँ तो बेस्ट ऑप्शन आ रही है इनोवेशन, इनोवेशन नहीं आता ना फिर तो आप लेते, आप इस बात को कंसीडर करते। तो यहाँ इनोवेशन है, एक्चुअली में इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है इनोवेशन। जितना नया सोचो, जितना भीड़ से अलग चलो, उतना आप प्राइस को चेंज कर पाओगे, उतना ही आपको प्रॉफिट मिलेगा, बाकी तो सबको मेहनत के पैसे मिल रहे हैं। सर, यस बच्चे। इकोनॉमी को डिवाइन कैसे कर सकते हैं? इकोनॉमिक्स को डिफाइन, अब इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट, इकोनॉमिक्स इज अ सब्जेक्ट ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। अरे अभिषेक, आपने 11 12 में कहीं वो इको का सब्जेक्ट नहीं था आपके पास, या था? नहीं था। अच्छा, आपका तो साइंस स्ट्रीम है, ठीक है। तो सर इसे ऐसे डिफाइन नहीं कर सकते। इट इज अ सिस्टम meant in such a way to make rich more richer and poor the more poorer. एक्चुअली में 1776 में सबसे पहला आदमी जो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट जिसने बनाया, एडम स्मिथ उसका नाम था, ईयर भी बोल रहा हूँ 1776। उसने उस जमाने में बोला था इकोनॉमिक्स बोले तो स्टडी ऑफ वेल्थ। तो वो वाली बात ठीक है जो आप बोलना चाह रहे हो, लेकिन वक्त बदलने के बाद नए इकोनॉमिस्ट आ गए, रिफॉर्म्स आ गए, और आज इकोनॉमिक्स का मीनिंग वेल्थ की स्टडी नहीं है, आज स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर होता है, जो पहले से ज़्यादा वाइडर है। क्लियर है बच्चे? ओके सर। हाँ जी। अरे ये बात चल रही है तो इस बात को ही पूरा कर लो। अरे कॉमर्स वालों को तो याद है, सबसे पहला आदमी जिसने इकोनॉमिक्स को लिखा, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। अभिषेक बताना जरा, अभी अभी मैंने नाम बताया है, अगर आपने ध्यान से सुना हो तो। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ। एडम स्मिथ, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ। ईयर आपको याद करने की जरूरत नहीं है, हालांकि बताया है 1776। वेल्थ डेफिनेशन बताई थी जो अभी अभी अभिषेक बोल रहा है। वक्त बदला, नया आदमी आया। अरे वो आदमी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कौन आया? आदमी का नाम चाहिए दीपांशु। सर इसका माइक काम नहीं कर रहा है। अच्छा ठीक है, अनन्या आप बोलो, अनन्या आप बोलो। तो अल्फ्रेड मार्शल। सारे याद कर लो। वक्त बदलने पर ज्यादा बेहतर इकोनॉमिक्स का मीनिंग आ गया, वाइडर कंसेप्ट, पुरानी थ्योरी डिस्कार्ड कर दी। अभिषेक, समय बदलने पर टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन आता है, लोग पुरानी चीजों को छोड़ देते हैं और नई बेहतर कंसेप्ट आ जाते हैं। जैसे कंप्यूटर में अरे होता है ना 3rd जनरेशन 4th जनरेशन। अभिषेक, बात समझ में आ रही है? यस सर। तो ऐसे ही अपग्रेडेशन आ गया, ज्यादा वाइडर कंसेप्ट इकोनॉमिक्स का एक्सेप्ट कर लिया। बनाने वाला आदमी था एल्फ्रेड मार्शल, और उसकी डेफिनेशन को वन वर्ड में क्या कहा जाता है अनन्या? वन वर्ड में वेलफेयर डेफिनेशन, वेलफेयर डेफिनेशन, जिसमें उसने शब्द पहली बार यूज करा था मैनकाइंड। और जब मैनकाइंड की बात हो रही है तो दो एक्टिविटीज हो रही हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। पूरी क्लास याद कर लो फिर दोबारा, पूरी क्लास।
देखो शब्द चल रहे हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अभिषेक से थोड़ी देर में पूछने वाला हूं, पहले मैं बोलना चाहूंगा इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में 3 शब्द। पहली बात मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी, दूसरी बात सेल्फ इंटरेस्ट होता है, सेल्फ इंटरेस्ट होता है, और तीसरी बात एग्जांपल्स। अरे लिविंग करेक्टर है, लिविंग करेक्टर को जनरेट करता है बायलेटरल। अभिषेक समझ में आता है? बायलेटरल, टू वे बायलेटरल। म्यूचुअल जो होता है, आपने जमीन किसी को दी, बदले में किराया आ रहा है, आप किसी के यहाँ नौकरी करके आ रहे हैं, बदले में टू वे बायलेटरल कंसेप्ट। किसी के यहाँ नौकरी करी, बदले में पैसा लेके आ रहे हैं। ठीक है सर। किसी को पैसा दिया, पैसा किस लिए दिया? फ्री में नहीं दिया, बदले में इंटरेस्ट आ रहा है। कहीं पर दुकान में पैसे लगाए, प्रॉफिट लेके आ रहे हैं, तो ये बायलेटरल। तो मैंने इकोनॉमिक एक्टिविटी को लेकर 3 बातें बोली है। बायलेटरल कंसेप्ट होता है, सेल्फ इंटरेस्ट होता है, मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी होता है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी किसे कहते हैं? अच्छा, आप इंस्टीट्यूट में जाके पढ़ रहे हैं, स्कूल में जाके पढ़ रहे हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो पैसे में नापा जाएगा। रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं, पैसे में नापा जा रहा है। सेल्फ इंटरेस्ट है, पैसे में नापा जा रहा है। ये सारे एग्जाम्पल क्या है इकोनॉमिक एक्टिविटी के? मैं भी एग्जाम्पल लेने वाला हूँ और पूछने वाला हूँ। अभिषेक समझ में आ गया क्या है इकोनॉमिक एक्टिविटी? पैसे में नापा जा रहा है, सेल्फ इंटरेस्ट की बात हो रही है, बायलेटरल टू वे होता है। अगली बात बोल रहा था नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी बोले तो पहली बात कैन नॉट बी मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी, दूसरी बात बेस्ड ऑन सेंटिमेंट्स। अब ये सेंटिमेंट देशभक्ति वाले आ जाए कि पर्सनल, अरे माता आपको खाना बना के खिला रही है, पर्सनल सेंटिमेंट है। पिताजी आपको पढ़ा रहे हैं, पैसे में नहीं नाप सकते, 5 रुपए का, 10 रुपए का, 20 रुपए का, ये पर्सनल सेंटिमेंट है। रिलीजियस सेंटिमेंट्स होते हैं, देशभक्ति की बात होती है। तो ऐसी कोई भी सेंटिमेंट्स पर बेस्ड हो, एक बात सेंटिमेंट्स की बोली है, दूसरी बात सेल्फलेसनेस, पैसे में नहीं नापा जा सकता। ये सब क्या है? सेल्फलेसनेस की बात हो, सेंटिमेंट्स पर बेस्ड हो, कैन नॉट बी मेजरेबल इन मनी हो, इसे कहा जाता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अभिषेक क्लियर है? क्वेश्चन पूछूं? यस सर, पूछो। आपने रेस्टोरेंट में जाके खाना खाया, बताओ इकोनॉमिक एक्टिविटी है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी? अभिषेक रेस्टोरेंट के टर्म्स में तो इकोनॉमिक एक्टिविटी है सर। बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया। तो अभिषेक को आ गया है जी, बाकी सबको मालूम है इसलिए मैंने पूछा नहीं है बाकी सबसे। तो बच्चों जो ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में दूसरे आदमी की बात करी अभी अनन्या ने, एल्फ्रेड मार्शल, इसका कंसेप्ट ज्यादा वाइडर था। इसमें वेल्थ के साथ साथ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज को भी रखा गया। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज को जिसे पैसे में नहीं नापा जा रहा, लेकिन सेटिस्फेक्शन तो हो रही है। माता खाना बना के खिलाती है, आप घर में खाते हो, पैसे में नापा नहीं जा रहा, लेकिन अच्छा तो लगता है। तो ये ज़्यादा बेटर हो गया। इसको हम वन वर्ड में वेलफेयर बोल सकते हैं, मैनकाइंड बोल सकते हैं। इसकी बात हुई इकोनॉमिक्स का मतलब। वक्त बदलने पर इकोनॉमिक्स का और वाइडर कंसेप्ट आ गया। अनन्या किसने बनाया था? लियोनल? ये नहीं याद आ रहा। अरे लियोनल रॉबिन्स, अनन्या रॉबिन्स। यस, स्केर्सिटी वाली। हाँ, रॉबिन्स। और रॉबिन्स की डेफिनेशन को क्या बोला जा रहा है? स्केर्सिटी। इसको बता दूं, पहली बार इस आदमी ने इकोनॉमिक्स के बारे में जो बताया, नया शब्द इंट्रोड्यूस करा, ह्यूमन बिहेवियर। अभिषेक समझ में आ रहा है? ह्यूमन बिहेवियर। यस सर। साइंस में आपने पढ़ा होगा, फिजिकली पूरी बॉडी को चाकू से काट दो, तो उसके अंदर बिहेवियर नाम का कोई फिजिकल पार्ट नहीं है। आप खाना खाते हो, आपको अच्छा लगता है, ये जो फीलिंग हो रही है, ये फीलिंग फिजिकल पार्ट नहीं है। इसकी चर्चा करना, इसको समझाना, ये इकोनॉमिक्स। ऐसा रॉबिन्स ने बोला था, लियोनल रॉबिन्स ने बोला था, जिसको मैं बोल रहा हूँ ह्यूमन बिहेवियर। और ह्यूमन बिहेवियर कैसा होता है, मैं कुछ एग्जाम्पल बोलना चाह रहा हूँ। सस्ता होने पर ज्यादा खरीदते हो, महंगा होने पर कम खरीदते हो, कंज्यूमर हो तो बस एक ही टारगेट है, सेटिस्फेक्शन शुड बी मैक्सिमम। प्रोड्यूसर हो तो एक ही टारगेट है, प्रॉफिट शुड बी मैक्सिमम। ये है ह्यूमन बिहेवियर। ये कोई आपके ह्यूमन बॉडी का, मैं कह रहा हूँ ब्रेन के भी टुकड़े कर दो। ब्रेन में कोई ऐसा, आप अपनी जिस बुद्धि से सोच रहे हो, समझ रहे हो, डिसीजन ले रहे हो, ऐसा कोई फिजिकल कंपोनेंट आपकी बॉडी में है ही नहीं। अभिषेक साइंस पढ़ी है, आप बता सकते हो कि ऐसा कंपोनेंट है कोई? सर बायोलॉजी नहीं पढ़ी ना, फिजिक्स केमिस्ट्री। नहीं, आइडिया तो होता ही है ना, 10th लेवल तक तो होता है ना। मेड्यूला ऑब्लंगेटा, हमारे ब्रेन का जो सेंटर मोस्ट पार्ट होता है, वहां पर भी ऐसा कोई, हम ऐसा बोल रहे हैं, हेड सीट ऑफ द ब्रेन, मेड्यूला ये तो पढ़ा होगा, मेड्यूला ऑब्लंगेटा। यस सर, ये सब पढ़ रखा है। सेरिब्रम। हाँ, सेरिबेलम पढ़ा होगा ना, और सेरिबियम। हाँ सर, ये सब पढ़ा है। तो फिजिकली अगर हम ब्रेन की ऐसी चीजों को, नहीं तो हमारे डॉक्टर्स ऐसा कुछ ऑपरेशन करके सिस्टम डेवलप कर देते कि ब्रेन की कैपेसिटी को बढ़ा देते, ऐसे सिस्टम, लेकिन नहीं बनाए जा सकते। तो ये ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी, ये इकोनॉमिक्स है। ये वाइडली एक्सेप्टेड कंसेप्ट है जो आज पूरी दुनिया में चल रहा है, स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। और वक्त बदलने पर, अरे जब ह्यूमन बिहेवियर की बात आ रही है तो बात पूरी सुनी लो।
तो जैसे ही इसने लियोनल रॉबिन्स ने इकोनॉमिक्स में स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर की बात करी, तो भैया इंसान जब से इस दुनिया में आया है और जब तक रहेगा, गॉड गिफ्टेड नेचर है उसके पास 3, जिसे वो चाहकर भी बदल नहीं सकता। थोड़ा पूछ लेते हैं, नितिन आप बता पाओगे ह्यूमन बिहेवियर कैसा होता है? 3 नेचर्स, हिंदुस्तान का आदमी हो कि अमेरिका का हो, 2 साल का हो कि 200 साल का हो, पैर कब्र में लटके हो। सर कंफर्ट। अरे नितिन, अरे कॉमर्स वाला बोलो कोई 3 करेक्टर। अनन्या आप बोलो। Human wants are unlimited, resources are limited, resources are scarce. बढ़िया, 3 बातें सारे याद कर लो। ये ह्यूमन बिहेवियर है जिसे कभी भी बदला नहीं जा सकता, गॉड गिफ्टेड है। बच्चे को बाय बर्थ गॉड गिफ्टेड, और जब तक डेथ नहीं होती साथ चलता है खेल। ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, एक इच्छा पूरी करो, दूसरी पूरी करो, बवंडर चलता है इच्छाओं का। 200 साल जिंदा रहो कि 2000 साल, ये इच्छाएं पूरी होने वाली नहीं है, ना खत्म होने वाली कहानी। अभिषेक बात समझ में आ रही है? ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड सर। और इतनी सारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए जो भी कुछ तुम्हारे पास है, तुम दुनिया के सबसे अमीर भी हो ना, तो ये बात भी फिट होती है। जो भी कुछ तुम्हारे पास है, तुम्हारा पैसा, तुम्हारे कपड़े, इवन तुम्हारा जीवन, कुछ भी तो अनलिमिटेड नहीं है। इस चक्कर में तुम्हें सोचना पड़ता है क्या करे, कैसे करे, किसके लिए करे, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, कॉमनली नोन एज, जल्दी बोलो जी अनन्या, कॉमनली नोन एज सेंट्रल प्रॉब्लम। सेंट्रल, हर घर की समस्या, हर देश की समस्या, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है और रिसोर्सेज के अल्टरनेटिव यूज हैं, तो हम सारी चीजें, सारी इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकते। तो हम किस इच्छा को पूरा करें और किसको छोड़े, इसके लिए चुनाव की समस्या उत्पन्न होती है, जिसके चलते हमेशा फैसला करना पड़ता है, बच्चे से लेके बूढ़े को हर वक्त क्या करे। अरे व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, टेक्निकली कॉमनली नोन एज सेंट्रल प्रॉब्लम्स। तो ये जो लियोनल रॉबिन्स ने इकोनॉमिक्स बोली, इसमें उसने सिर्फ समस्याएं बताई जो इंसान के माइंड में हर वक्त, इंसान बोले तो समस्या का पिटारा, समस्या का पिटारा। ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, रिसोर्सेज आर लिमिटेड, दे हैव अल्टरनेट यूजेस, जिसके चलते शुरू हो रहा है व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, जिसे बोल रहे हैं स्केर्सिटी। इसका सॉल्यूशन कौन लेके आया? आखिरी बात बोल दो जी, वक्त बदला, नया इकोनॉमिक्स, सारा नाम बताओ, सेंट्रल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके आया था अनन्या। सैमुअल्सन जी महाराज, सैमुअल्सन जी महाराज आ रहे हैं जी यहाँ पर, और वो सॉल्यूशन लेके आए। इसीलिए इसकी डेफिनेशन को क्या कहा जाता है अनन्या? ग्रोथ डेफिनेशन। ग्रोथ डेफिनेशन। हिना याद आ रहा है बच्चे, सब कर रखा है आपने? यस सर। और ये सैमुअल्सन जी महाराज ने जो सॉल्यूशन बताया, सॉल्यूशन ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस, सॉल्यूशन ऑफ हाउ टू प्रोड्यूस, सॉल्यूशन ऑफ फॉर हुम टू प्रोड्यूस, वो जो डायग्राम उन्होंने यूज करा था, क्या नाम था जिसके द्वारा उन्होंने सॉल्यूशन बताया? हिना सर ये नहीं पता। हे भगवान, क्या मजाक कर रहे हो? अरे इतना प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। यस, production possibility frontier is the topic made by Professor Samuelson to describe the position of solution of what to produce, solution of how to produce, solution of for whom to produce। कशिश याद आ रहा है बच्चे? PPC। यस सर। अच्छा, कॉमर्स वाले जितने भी हैं, ऋषभ याद है PPC क्या होता है? सर भूल गया है। पूरी क्लास कौन बोल पाएगा PPC क्या होता है? जरा देखते हैं। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अरे फुल फॉर्म नहीं कह रहा, मीनिंग मांग रहा हूँ, मीनिंग। सर याद आ गया हल्का हल्का। हाँ बोलो। सर ऐसा कुछ होता था, जितनी रिसोर्सेज है हमारी, तो एक्स एक्सेस पे शायद रिसोर्सेज रखते थे और नीचे शायद आउटपुट, तो एक मिक्स करके जो पॉइंट आता था वो बिल्कुल परफेक्ट वाला होता था। उससे नीचे होती है तो अंडर है, उससे ऊपर होती है तो ओवर, ऐसा कुछ था। अरे बोलो। यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज शो करते थे इससे। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व याद कर लो, सुनूंगा, देखता हूँ कौन सुनाता है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व रिफ्लेक्ट द वेरियस पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू कमोडिटीज व्हिच एन इकोनॉमी कैन बी यूटिलाइज्ड विद द हेल्प ऑफ फुल एंड एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज विद द गिवन टेक्नोलॉजी। और इन्हें कुछ याद आ रहा है? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व रिफ्लेक्ट द वेरियस पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू कमोडिटीज लाइक गन एंड बटर। अरे याद आ रहा है किसी? अनन्या बोल पाओगे? किसी को समझ में आया? Yes, sir. बोलना जरा अनन्या। Production possibility frontier curve reflects various possible combinations of two commodities which an economy can produce on the basis of
optimum utilization with the given technology. एंड पीरियड ऑफ टाइम। बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया। ये तैयारी, ये और कोई बोलेगा पीपीसी के बारे में जल्दी से? और इतने सालों ने याद करा है। हिना, पीपीसी बच्चे, सॉल्यूशन ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम मेड बाय प्रोफेसर सैमुअल संजी महाराज। मैं एक बार और बोल के टॉपिक को आगे चलाता हूं जी। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व रिफ्लेक्ट द वेरियस पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू कमोडिटीज व्हिच एन इकोनॉमी कैन बी प्रोड्यूस ऑन द बेसिस ऑफ फुल एंड एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज विद गिवन टेक्नोलॉजी एंड पीरियड ऑफ टाइम। कशिश बोल पाओगे? Sir, production possibility curve reflects various combination of two commodities which an economy can be which an economy can produce with optimal utilization of resources and given technology technology and with period of time। that's बढ़िया, right. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भैया। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। पुनीत आपका नंबर है बच्चे। सोशल, अरे सोशल ऑब्जेक्टिव की बात कर रहा है तो यहाँ आंसर ऊपर वाला मैंने बता दिया था, इनोवेशन। सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस, अरे business must earn profit but also look after the interests of अब the ये सबको society समझ में आ and रहा होगा, अभिषेक को भी आइडिया लग रहा होगा। सोशल टारगेट, अरे आप दुकान किस लिए खोल रहे हैं, उसका सोशल पर्पस क्या है? सोशल वेलफेयर। सोशल वेलफेयर, समाज का भी कल्याण होना चाहिए, सोशल ऑब्जेक्टिव की बात हो रही है। तो उसमें बेस्ट ऑप्शन अभी पुनीत ने बोला है, बिजनेस मस्ट अर्न प्रॉफिट। अब पैसा कमाओ, दुकानदार पैसा कमाए, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आप एनवायरनमेंट को और सोसाइटी को डिस्टर्ब नहीं कर सकते। ज्यादा पॉल्यूशन क्रिएट, अभिषेक समझ में आ रहा है? पॉल्यूशन क्रिएट कर दो, दुनिया भर की मिक्सिंग कर दो, ये बदमाशी नहीं चलेगी। अब पैसा कमाओ, इथिकली कमाओ। अभिषेक बात समझ में आ रही है बच्चे? यस सर। तो सबसे बेस्ट क्या है? सोशल ऑब्जेक्टिव। आखिरी डी ऑप्शन चल रही है कि बिजनेस मस्ट अर्न प्रॉफिट बट मस्ट also look after the interest of society and the environment। और नहीं तो environment का ध्यान नहीं रखा तो भैया ये बादल फटने की घटना ये आम घटना नहीं है, क्योंकि ध्यान नहीं रखा गया है। जरूरत से ज्यादा डिफॉरेस्टेशन का खेल चला है, जिसके चलते, अरे समझ रहे हो, बादल फटना। अरे अजमेर में कितनी घटना अजमेर नहीं, आमेर अरे आमेर में घटना घट गई है, कितने लोग मर गए वहां पीछे। कल भी हिमाचल में लैंडस्लाइड हो गया था। तो ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब करा है, प्रोडक्शन को बढ़ाने के चक्कर में पॉल्यूशन दुनिया भर का क्रिएट करा है। तो फिर एनवायरनमेंट भैया रिफ्लेक्ट तो करेगा ना पोजीशन को। तो आज की क्लास यहीं रोकते हैं जी। कल की क्लास में इस टॉपिक के साथ साथ मैंने एक और टॉपिक थोड़ा सा अगर पढ़ सको तो CCC, कंट्री, कैपिटल एंड करेंसी की भी चर्चा करेंगे। अभी के लिए बच्चों